आपने शिक्षा के नाम पर वोट ही नहीं दिया, चिकित्सा के नाम पर वोट ही नहीं दिया, रोजगार के नाम पर वोट ही नहीं दिया। उत्तराखंड के लोगों से यदि आप पूछेंगे आपने किसको वोट दिया, जी। या तो कहेंगे हमने मोदी जी को दिया, कहीं दूर उंगली उठा करके कहेंगे। पलायन आयोग बनाया और पलायन आयोग खुद ही पलायन कर गए। गुलदार बच्चे और महिलाएं वृद्ध हमने गुलदार के भरोसे कर दिए। हमारे घर गाँव में महिलाएं पहले सुरक्षित थे, दलित असुरक्षित थे, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अभी तक कभी पलायन पर चर्चा नहीं। डॉक्टर लिख रहा है कि पेट में दर्द है, उन्हें कहा साहब इसको हायर सेंटर रिफर कर दिया जाए। नमस्कार, मैं सचिन हिंदुस्तानी आप सभी के साथ टीवी 24 आवर से। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि पगडंडी पर चलने को मजबूर कई लोग, कई सड़कों की बदहाली है। अब पहाड़ में पहुंचे नलों में मिलता कहां आज भी पानी है, और मूल मुद्दे हल नहीं हुए और उत्तराखंड के साथ राजनीति जारी है। इसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ। रावत जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी गहरी बात से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हाँ रावत जी, बताइए, जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और उत्तराखंड जो कि एक ऐसा राज्य है जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ फायदा हो, जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा था उसमें इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उत्तराखंड पे ध्यान तो गया, लेकिन मंत्रियों का गया, नेताओं का गया, लेकिन उसकी जनता पे कभी ध्यान नहीं गया। क्या कारण है इस पे? हाँ, जो आम आदमी है वो आज भी आम ही रह गया। छोटा राज्य बनने के बाद उसको जो खास तवज्जो मिलनी चाहिए थी, उसको लेकर के जो योजनाएं बननी चाहिए थी, लक्ष्य वो होना चाहिए था कि उसकी तरक्की कैसे हो, वो नहीं हो पाया। और कुछ लोग जो पहले भी सक्षम थे वो और सक्षम हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो अक्षम था वो सक्षम नहीं हो पाया, ये चिंता का कारण है। और मैं समझता हूँ नीतियां इस तरीके से बननी चाहिए ताकि उसको लक्ष्य बनाया जा सके, उस व्यक्ति को लक्ष्य बनाया जा सके। उन्नति ऊपर से नहीं होनी चाहिए, उन्नति नीचे से होनी चाहिए, ताकि पिरामिड जो विकास का है, तरक्की का जो पाया है, वो चौड़ा हो, वो विस्तृत। आज के समय में हम जैसे देखते हैं कि लगातार महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, XYZ बहुत सारी योजनाओं के लिए कहा जाता है कि विधानसभा में आरक्षण दें जाए, सांसद में आरक्षण दें, लेकिन उस आरक्षण का क्या फायदा जब एक बेटी अंकिता भंडारी घर से बाहर निकलती है और उसका मर्डर हो जाता है? उस आरक्षण का क्या फायदा? ISBT के बस स्टेशन पे जो लड़की अकेले नहीं चल सकती, उस आरक्षण का क्या फायदा? क्या आपको लगता नहीं है कि किसी भी आरक्षण से पहले, महिला सशक्तिकरण से पहले उन बेटियों को एक इतनी आज़ादी तो मिल जाए कि आज़ादी के 70-80 साल मना लें, लेकिन महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपने बहुत गंभीर बात कही। हमारे घर गांव में महिलाएं पहले सुरक्षित थी क्योंकि वो आदरणीय थी, पूजनीय थी। और हमारी जो संस्कृति है वो महिला प्रधान संस्कृति है। हर गांव के ऊंचे स्थान पर देवी का मंदिर होता है, सब लोग उसकी आज्ञा से गांव आगे बढ़ता है। तो जो एक क्षेत्र, जो राज्य महिला आदर प्रधान था, वो आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो चिंता का विषय भी है और लज्जा का विषय भी है। आज बेटियां असुरक्षित हैं, दलित असुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, कमजोर असुरक्षित हैं। राज्य बनाने का लक्ष्य यह था कि इनको सशक्त किया जाए और नौजवानों को विकास का इंजन बनाया जाए। गांव के अंदर जितना सक्षम व्यक्ति था, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम था, चाहे शैक्षिक रूप से सक्षम था, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम था, प्रत्येक प्रकार का सक्षम व्यक्ति गांव से निकल गया है। तो अक्षम लोगों का घर हो गया है और उन सारे अक्षम लोगों को हमने, और चुनौतियां हैं मगर उनके साथ साथ अब जंगली जानवरों की चुनौती अलग हो गई है। गुलदार बच्चे और महिलाएं वृद्ध हमने गुलदार के भरोसे कर दी है। तो ये जो स्थितियां हैं ये एक अच्छा संकेत नहीं दे रही हैं और राज्य के लोगों को, विवेकशील लोगों को गंभीरता से इस पर चिंतन करना चाहिए और
हमको आगे आने वाले चुनावों में चाहे किसी आधार पर कहीं भी कर रहा हूँ, ग्राम प्रधान चुन रहे हो, हम बड़े से बड़े पद का चुनाव कर रहे हो, हमारा निष्कर्ष ये होना चाहिए कि इस व्यक्ति की सामाजिकता क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी समझ क्या है। अब ये सब नहीं देख रहे हैं, अब कुछ और चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। जब हम और चीजों से प्रभावित होते हैं तो ये जो बुनियादी चीजें हैं वो आगे आ नहीं पाती हैं। तो लोग अब अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं आप, उत्तराखंड की विधानसभा में अभी तक कभी पलायन पर चर्चा नहीं हुआ। हमने एक बार गैरसैंण पर पलायन पर चर्चा प्रारंभ की थी, बल्कि हम भी उसको समेट नहीं पाए, वो आधी अधूरी चर्चा रह गई। और दूसरा पलायन आयोग बनाया गया, दूसरे लोगों ने आने के बाद पलायन आयोग बनाया, और पलायन आयोग खुद ही पलायन कर गया पौड़ी से, वो खुद ही पलायन कर गया, पता नहीं अब कहाँ है जो है। तो कभी पलायन आयोग की रिपोर्टों पर चर्चा हुई हो ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो राज्य के सामने बड़ी समस्याएं हैं, जब उन सवालों से हर कोई भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उससे जूझना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। जिस हिसाब से सर आपने पलायन की बात कही, और मैं पलायन पे ये कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से पहाड़ों में हॉस्पिटल की स्थिति है, यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर बल्ली का क्षेत्र है, वहाँ 2 बजे के बाद हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, और जो हॉस्पिटल भी है वो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन वर्तमान में डॉक्टरों की कमी, या आप देखें एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर है वो 15 दिन के लिए है, या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी है। जब कोटद्वार के ये हाल है, और शिक्षा में आप देखेंगे तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे नेता का भी स्कूल जो बच्चा है वो पढ़ पाए, या तो हॉस्पिटल ऐसे बने कि उसका इलाज भी अपने नेता ये बोल सके हाँ भाई मैं अपना इलाज वहाँ करा लूंगा, नेता ये बोल सके मेरा बच्चा वहां पढ़ने को तैयार है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में आप हॉस्पिटलों को छोड़ देंगे, शिक्षा विभागों को छोड़ देंगे कि स्कूल बंद करने की स्थिति आता है, तो इंसान पलायन ना करे तो क्या करे? क्या गुलदार को खाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया जाए? कि किस हिसाब से, मतलब इंसान रहे तो क्यों रहे? आपने बहुत उचित सवाल उठाया। कोटद्वार जिसको शैक्षिक और चिकित्सीय दोनों आधार पर, चिकित्सा सुविधा के आधार पर एक डेस्टिनेशन होना ये चाहता कि इसके चारों तरफ लगे हुए एरिया के लोग आते कि साहब बेहतर चिकित्सा हमको कोटद्वार में मिल जाएगी। अब पता चला यहाँ से भी डॉक्टर लिख रहा है कि पेट में दर्द है, उन्हें कहा साहब इसको हायर सेंटर रिफर कर दिया जाए। तो जब ये स्थिति हो गई, शिक्षा की भी यही स्थिति हो गई, अच्छी जगहों में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अध्यापक नहीं है, आदि नहीं है, तो ये सब चीजें चिंता को बढ़ाने वाली है। आज पलायन के प्रमुख कारणों में ये भी एक कारण है। आप उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसे किस हिसाब से देखते हैं कि क्या कारण है कि उत्तराखंड में भी विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, लोगों ने राजनीति गंभीर सोच आधारित नहीं रखी जी। उत्तराखंड के लोगों से यदि आप पूछेंगे आपने किसको वोट दिया जी, या तो कहेंगे हमने मोदी जी को दिया, कहीं दूर उंगली उठा करके कहेंगे। यहाँ किसको वोट दिया, विधायक किसको चुन रहे हैं आप उसको तो ध्यान में रख ही नहीं रहे, व्यक्ति विशेष नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है तुमको प्रेरित करने का कारण क्या था, तो लोग कहेंगे नहीं वो हिंदू मुसलमान हो गया था जी। हाँ, अरे जब आपने शिक्षा के नाम पर वोट ही नहीं दिया, चिकित्सा के नाम पर वोट ही नहीं दिया, रोजगार के नाम पर वोट ही नहीं दिया, आपने सड़कें अच्छी बने उसके नाम पर वोट ही नहीं दिया, तो पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाए? कहीं ना कहीं जनता उतनी ही जिम्मेदार जितनी सरकार है। राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस तरीके की भ्रामक सोच बनाई। राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वो ठीक सोच विकसित करे लोग। और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 2014 से कभी भी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे चर्चा के विषय नहीं हुए, ये चुनाव के विषय नहीं हुए। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।